आज की तारीख है 28 जनवरी 2026 बुधवार और सुबह के लगभग 8:45 बजे महाराष्ट्र की राजनीति में एक एक ऐसा भूचाल आया है जिसका असर शायद सालों तक महसूस किया जाएगा। बिल्कुल। उप मुख्यमंत्री अजित पवार को लेकर मुंबई से जो एक प्राइवेट जेट उड़ा था, हाँ, वो बारामती में उतरने से बस कुछ ही पल पहले क्रैश हो गया है। और ये सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। नहीं, ये एक पहेली है। एक पहेली जिसके आप कह सकती हैं कई अलग अलग टुकड़े हैं। सही कहा। हमारे पास इस घटना से जुड़े तमाम स्रोत हैं। एविएशन मिनिस्ट्री की एक शुरुआती रिपोर्ट है, चश्मदीदों के बयान है, पवार परिवार की अपनी प्रतिक्रिया है, और दूसरी तरफ कुछ बहुत बड़े राजनीतिक नेताओं के बयान भी हैं। हाँ, और वो बयान इस पूरी कहानी को एक बिल्कुल अलग दिशा में ले जा रहे हैं। बिल्कुल। आज हमारा काम बस यही है, इन सारे टुकड़ों को एक साथ रखकर पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करना। और सवाल बहुत बड़ा है। सबसे बड़ा सवाल, क्या ये वाकई खराब मौसम और किसी तकनीकी गड़बड़ी की वजह से हुआ एक दर्दनाक हादसा था, या फिर जैसा कि अब कानाफूसी शुरू हो गई है राजनीतिक गलियारों में, हाँ, राजनीतिक गलियारों में, कि इस धुएं के पीछे कोई गहरी साजिश की आग है। चलिए इस मामले की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। हाँ, और शुरुआत उन तथ्यों से करते हैं जिन पे कोई विवाद नहीं है, जो हमें पक्के तौर पर पता है। ठीक है। सबसे पहले ये हुआ कब और कैसे? विमान था एक बॉम्बार्डियर लियरजेट 45, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर था VTSSK। इसे दिल्ली की एक चार्टर कंपनी VSR वेंचर्स ऑपरेट कर रही थी। इसने मुंबई से सुबह 8:10 पर उड़ान भरी और मंजिल थी बारामती, जहां अजित पवार को जिला परिषद चुनावों के लिए प्रचार करना था। मतलब एक रूटीन पॉलिटिकल विजिट लग रही थी। और विमान में वो अकेले तो नहीं थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके साथ उनका निजी सुरक्षा अधिकारी था, एक अटेंडेंट और 3 क्रू मेंबर थे। अच्छा, कौन कौन? पायलट इन कमांड थे कैप्टन सुमित कपूर, फर्स्ट ऑफिसर शांभवी पाठक और एक और व्यक्ति। तो कुल 6 लोग सवार थे। और सबसे दुखद बात यही है कि करीब 8:45 पर हुए इस हादसे में कोई भी नहीं बच पाया। उफ। और इस हादसे की इसकी भयावहता का अंदाजा लगाने के लिए एक वीडियो भी सामने आया है। हाँ, और वो वीडियो वाकई दिल दहला देने वाला है। पास के खेत में लगे CCTV कैमरे में ये पूरा हादसा कैद हो गया। क्या दिखता है उसमें? फुटेज में सुबह ठीक 8:46 पर एक जोरदार धमाका दिखता है। आग का एक बहुत बड़ा गोला आसमान में उड़ता है और फिर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ काला धुआं। उन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि हादसा कितना भयानक रहा होगा। बिल्कुल। अब यहीं से मामला दिलचस्प होना शुरू होता है और उलझना भी। हाँ, जब हम उस उड़ान के आखिरी 26 मिनटों को देखते हैं। हाँ, वो आखिरी 26 मिनट। उड्डयन मंत्रालय की जो शुरुआती रिपोर्ट आई है, वो कुछ बहुत जरूरी इशारे करती है। रिपोर्ट में सबसे पहली बात जो ध्यान खींचती है वो है मौसम। बिल्कुल। बताया गया है कि उस वक्त बारामती में विजिबिलिटी यानी दृश्यता बहुत ही खराब थी, सिर्फ 3000 मीटर, जो एक पायलट के लिए काफी मुश्किल हालात होते हैं। बहुत मुश्किल। और शायद इसी वजह से विमान ने जब रनवे 11 पर उतरने के लिए अपना फाइनल अप्रोच शुरू किया, तो पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC को कांटेक्ट किया। क्या कहा उन्होंने? उनका मैसेज साफ था, रनवे दिखाई नहीं दे रहा है। ये किसी भी पायलट के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इसके तुरंत बाद उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रोसीजर फॉलो किया, जिसे गो राउंड कहते हैं। बिल्कुल। विमान को दोबारा ऊपर उठा लिया, लैंडिंग को अबॉर्ट कर दिया। ये तो एक समझदारी भरा फैसला लगता है। सेफ्टी पहले। तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ इसके ठीक बाद हुई, बहुत तेजी से। गो राउंड के कुछ ही सेकंड के अंदर पायलट ने ATC को फिर से संपर्क किया और इस बार कहा कि अब रनवे दिख रहा है। कुछ ही सेकंड में। हाँ, ये एक बहुत तेजी से बदला हुआ फैसला था और सुबह 8:43 पर ATC ने उन्हें लैंड करने की क्लियरेंस दे दी। और उसके बाद सन्नाटा। हूबहू ATC को पायलट की तरफ से क्लियरेंस मिलने की जो पुष्टि होती है, जिसे रीडबैक कहते हैं, वो कभी नहीं मिली। और इसके कुछ ही पलों बाद ATC कंट्रोलर ने अपनी आंखों से रनवे के पास आग की लपटें उठते हुए देखीं और इमरजेंसी सेवाओं को दौड़ा दिया गया। वो आखिरी कुछ सेकंड्स की खामोशी, वही सबसे बड़ी पहेली है। इसमें एक और तकनीकी पहलू है जिस पर शायद ध्यान देना जरूरी है। वो ये कि बारामती का जो हवाई अड्डा है वो एक अनकंट्रोल्ड एयरफील्ड है। हाँ, इसका आम इंसान के लिए क्या मतलब है, ये समझना जरूरी है। बताइए।
इसका सीधा सा मतलब है कि वहां मुंबई या दिल्ली जैसा कोई बड़ा सोफिस्टिकेटेड कंट्रोल टावर नहीं है जो हर एक मूवमेंट को मॉनिटर करे। तो फिर ट्रैफिक कैसे मैनेज होता है? ऐसी जगहों पर एयर ट्रैफिक की जानकारी अक्सर मतलब स्थानीय फ्लाइंग स्कूल के पायलट या इंस्ट्रक्टर ही एक दूसरे को रेडियो पर देते हैं। अच्छा। नॉर्मल मौसम में ये ठीक काम करता है, लेकिन जब विजिबिलिटी पहले से ही इतनी कम हो तो खतरा कई गुना बढ़ जाता है। पायलट के ऊपर दबाव बहुत ज्यादा होता है। तो अगर हम सब कुछ एक साथ रखें, खराब मौसम, कम विजिबिलिटी, एक अनकंट्रोल्ड एयरफील्ड और लैंडिंग की 2 कोशिशें, और आखिरी पलों की वो रहस्यमयी खामोशी, हाँ, ये सब मिलकर एक दुखद हादसे की तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल। और ये पहली कहानी है जिसे हम आधिकारिक पक्ष कह सकते हैं, और इस कहानी के सबसे बड़े पैरोकार खुद शरद पवार हैं। अजीत पवार के चाचा और एनसीपी-एसपी के अध्यक्ष। उनका बयान तो बहुत मायने रखता है। बहुत ज्यादा। उन्होंने इसे एक दुखद दुर्घटना कहा है और लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों या साजिश की थ्योरी पर ध्यान न दें। उन्होंने इसे महाराष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान बताया है। एक ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई नहीं हो सकती, और जांच एजेंसियां भी फिलहाल इसी ट्रैक पर हैं। डीजीसीए और एआईबी। हाँ, डीजीसीए और एआईबी दोनों की टीमें मौके पर हैं और उनका पूरा फोकस 3 चीजों पर है। क्या कोई तकनीकी खराबी थी, मौसम ने कितना बड़ा रोल निभाया, और क्या पायलट से कोई मानवीय भूल हुई। लेकिन क्या ये इतना सीधा हो सकता है? मतलब इतने बड़े नेता को ले जा रहे हैं, इतने अनुभवी पायलट, और उनसे सिर्फ खराब मौसम में ऐसी चूक हो जाए, ये बात कुछ लोगों के गले नहीं उतर रही। और यहीं से दूसरी कहानी शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जो सीधे सीधे राजनीतिक साजिश की तरफ इशारा कर रही है। और ये आवाजें अब सिर्फ सोशल मीडिया से नहीं आ रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब ये देश के बड़े सियासी मंचों से उठ रही हैं। और इसमें सबसे बड़ा और चौंकाने वाला बयान आया है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। उन्होंने तो बिना किसी लाग लपेट के इस पूरी घटना पर शक जताया है। शक ही नहीं जताया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग कर दी है। और उन्होंने एक ऐसी बात कही है जिसने राजनीति में हलचल मचा दी है। बहुत बड़ी हलचल। उनका दावा है कि अजित पवार कथित तौर पर बीजेपी गठबंधन छोड़ने पर विचार कर रहे थे। क्या? हाँ, वो कह रही हैं कि इस हादसे को इस राजनीतिक एंगल से भी देखा जाना चाहिए। ये एक बहुत बहुत बड़ा आरोप है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अजित पवार का राजनीतिक कद इतना बड़ा क्यों था कि कोई उनके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रचेगा? वो महाराष्ट्र की राजनीति में क्या हैसियत रखते थे? देखिए, अजित पवार को सिर्फ शरद पवार का भतीजा समझना उनकी शख्सियत को बहुत कम आंकना होगा। उन्हें दादा कहा जाता था। हाँ, उन्हें महाराष्ट्र में दादा के नाम से जाना जाता था। और ये सिर्फ एक निकनेम नहीं था, ये उनकी अथॉरिटी का प्रतीक था। वो बारामती से लगातार 7 बार विधायक रहे और रिकॉर्ड 5 बार उप मुख्यमंत्री बने। रिकॉर्ड 5 बार। उनकी राजनीति का स्टाइल भी सबसे अलग था, एकदम आक्रामक, फैसले लेने में बहुत तेज। बिल्कुल। और जमीन पर उनकी पकड़ खासकर युवाओं के बीच बहुत मजबूत थी। कई लोग उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति का असली किंग मेकर मानते थे। एक ऐसा नेता जो कोई भी समीकरण बना या बिगाड़ सकता था। हाँ, जिसकी ताकत थी कि वो कोई भी समीकरण बनाया या बिगाड़ सकता था। तो जब ममता बनर्जी जैसा कोई नेता ये कहता है कि वो गठबंधन छोड़ने की सोच रहे थे, तो इसका मतलब बहुत गहरा हो जाता है। इसका मतलब है कि महाराष्ट्र सरकार का पूरा ढांचा हिल सकता था। और इस संदर्भ में उनकी मौत सिर्फ एक व्यक्तिगत क्षति नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा राजनीतिक वैक्यूम बन जाती है। और सिर्फ ममता बनर्जी ही नहीं है। नहीं, उमर अब्दुल्ला जैसे दूसरे नेता भी इस मामले की गहराई से जांच की मांग कर रहे हैं। और सोशल मीडिया पर तो जैसे थ्योरीज की बाढ़ आ गई है। हाँ, ये हादसा नहीं हो सकता से लेकर राजनीतिक दुश्मनी में ये कराया गया है तक हर तरह की बातें चल रही हैं। और अब इस पहेली में एक और टुकड़ा जोड़ते हैं जो शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। आप उस कंपनी की बात कर रही हैं? हाँ, इस विमान को ऑपरेट करने वाली कंपनी VSR वेंचर्स का अपना रिकॉर्ड। ये बहुत गंभीर बात है। क्या है वो रिकॉर्ड? सिर्फ 2 साल पहले की बात है। 14 सितंबर 2023 को इसी VSR वेंचर्स कंपनी का एक और लियरजेट 45 विमान, सेम मॉडल, बिल्कुल सेम मॉडल, वो मुंबई एयरपोर्ट पर क्रैश लैंड हुआ था। क्या
एक ही कंपनी, एक ही मॉडल का विमान और 2 साल के अंदर 2 बड़े हादसे। हाँ, उस हादसे में विमान भारी बारिश में फिसलकर रनवे से उतर गया था और उसका ढांचा 2 टुकड़ों में टूट गया था। ओह माय गॉड। किस्मत अच्छी थी कि उसमें सवार सभी 8 लोग बच गए थे, लेकिन जांच में पता चला था कि ऑटो पायलट बंद होने के बाद विमान अपने तय रास्ते से भटक गया था। उस घटना ने कंपनी के सेफ्टी प्रोसीजर्स पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए थे। तो कंपनी का मालिक जो कह रहा है कि उनका विमान 100% सुरक्षित है और क्रू काफी अनुभवी था, उस दावे पर अब यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल। बिल्कुल। अब ये सिर्फ एक हादसा नहीं लगता, बल्कि एक पैटर्न का हिस्सा लग सकता है। और ये सिर्फ एक कंपनी का मामला नहीं है। नहीं, ये भारत के तेजी से बढ़ते प्राइवेट चार्टर उद्योग में सुरक्षा के कल्चर पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या नियम उतने ही सख्त हैं जितने होने चाहिए, या फिर इस विकास की दौड़ में सुरक्षा को कहीं पीछे छोड़ा जा रहा है? यही सवाल है। तो चलिए अब तक जो हमने जाना उसे एक साथ रखकर देखते हैं। हमारे पास एक तरफ एक उप मुख्यमंत्री की दुखद मौत है। हाँ। आधिकारिक कहानी कहती है कि खराब मौसम, कम विजिबिलिटी और एक मुश्किल एयरफील्ड पर उतरने की कोशिश में हुआ एक हादसा है। परिवार भी यही मान रहा है। और दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारों से साजिश के गहरे बादल मंडरा रहे हैं, जिन्हें ममता बनर्जी जैसे बड़े नेताओं ने आवाज दी है। उनका कहना है कि अजित पवार के राजनीतिक कदम वो इस हादसे की वजह हो सकते हैं। और इन दोनों कहानियों के बीच में एक तीसरा एंगल भी है, ऑपरेटर कंपनी का। ऑपरेटर कंपनी का संदिग्ध सेफ्टी रिकॉर्ड, जो इस बात की आशंका को मजबूत करता है कि शायद विमान में ही कोई गंभीर तकनीकी खराबी थी जिसे नजरअंदाज किया गया। ये मामला अब सिर्फ एक विमान हादसे की जांच नहीं रह गया है। नहीं, ये राजनीति, सुरक्षा नियमों के पालन और आज के सोशल मीडिया के दौर में सच और अफवाह के बीच की एक बहुत बड़ी लड़ाई बन गया है। हर पक्ष के पास अपने तथ्य हैं, अपनी दलीलें हैं। सच क्या है, ये तो शायद एक लंबी जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन ये घटना हमारे लिए एक बड़ा सवाल जरूर छोड़ जाती है। और वो सवाल ये है कि आज के इस डिजिटल दौर में जब कोई भी बड़ी त्रासदी होती है, तो हम तथ्यों का इंतजार करने और तुरंत किसी नतीजे पर कूदने की होड़ के बीच संतुलन कैसे बनाते हैं। हाँ, एक तरफ सच जानने की हमारी बेचैनी होती है और दूसरी तरफ ब्रेकिंग न्यूज और व्हाट्सएप फॉरवर्ड का शोर। क्या सच जानने की यही बेताबी हमें कभी-कभी असलियत से और दूर ले जाती है? क्या हर घटना को तुरंत साजिश या साधारण हादसा के 2 खांचों में बांट देना सही है? जबकि जांच की स्याही अभी सूखी भी नहीं है। इस पे सोचने की जरूरत है।